आप सभी स्टूडेंट्स का स्किल वेव यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की अपनी 7th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछली 6 क्लासेस डीसी जनरेटर पे हो चुकी हैं। नियरली एक क्लास और बची थी, तो ये क्लास हम लोग डीसी जनरेटर पे कंप्लीट करके अब इसके जस्ट बाद वाली क्लास जो 8th क्लास होगी वो डीसी मोटर पे बेस्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो कि सीबीटी एग्जाम अभी चल रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो कि 2020 में और 21 में अभी एडमिशन ले चुके हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट तो है ही, है ना। साथ ही साथ आप लोग इसकी थ्योरी भी कंप्लीट करिए। ठीक है, जो कि थ्योरी क्लासेस भी है, प्लेलिस्ट में है, आ जाइए वहाँ पे। थ्योरी क्लासेस भी मैंने धीरे धीरे कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अभी बहुत सारे क्लासेस लेना बाकी है, लेकिन अभी आपके लिए स्टार्टिंग के लिए पर्याप्त है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बाकी मैं बहुत जल्द उसमें धीरे धीरे उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें टोटली थ्योरी क्लास ली जा रही है। और स्टूडेंट्स, जो लोग 2018-2019 बैच के हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास तौर से क्योंकि ये क्लास आप ही के लिए लगभग डिज़ाइन की गई है। अभी जो 20 में एडमिशन लिए हैं या 2021 में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए तो थ्योरी क्लासेस भी है, बट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के पास समय कम है। अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। अभी 2019 वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर उसके जस्ट बाद दिसंबर तक में सेकेंड ईयर का होगा, जिसमें ये चीज़ें भी आपको पूछी जानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की अपनी ये लास्ट क्लास, जिसमें डीसी जनरेटर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भारत स्किल वेबसाइट से लिए गए हैं, तो बिल्कुल भी डगमगाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपको 500 क्वेश्चंस पढ़ा दिया जाए और आप इजीली अपने सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इनको हजम कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसी के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, उसी के लिए समझा रहा हूँ कि कोशिश करिए कि चीज़ें अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, देखिए 41। हाँ जी, हाँ 41 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 40 तक तो हो ही गया था। ठीक है, तो आज ये 7th क्लास में हम लोग 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ ध्यान से देखिए, बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। ध्यान से सुनना, ये स्प्लिट रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये स्प्लिट रिंग लिखा हुआ है, ना कि स्लिप रिंग लिखा है। ठीक है, स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि जो डीसी जनरेटर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो डीसी जनरेटर होता है ना, वो किस तरीके की आउटपुट सप्लाई निकालता है। आउटपुट सप्लाई किस प्रकार की होती है, आउटपुट की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है, वो डीसी होती है। ठीक है, तो आउटपुट अगर डीसी होता है, ध्यान से समझ लो, अगर आउटपुट डीसी होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ बन रहा है वो क्या डीसी है? जी नहीं, वो तो एसी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था, ठीक है, कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं, ठीक है, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर इसको रोटेट करते हैं इन कंडक्टर्स को, ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर अपने आप स्वतः क्या आ जाता है, ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, और ये जो ईएमएफ है स्टूडेंट्स, इस ईएमएफ का जो नेचर होता है वो एक्चुअल में डीसी नहीं होता है, वो होता है एसी प्रकार का। किस प्रकार का? अल्टरनेटिंग टाइप का नेचर होता है उसका। तो स्टूडेंट्स, अगर ये अल्टरनेटिंग है तो फिर ये डीसी कैसे बन जाता है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर, ठीक है, जो कम्यूटेटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है डीसी जनरेटर के अंदर, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। ठीक है, इसको हम लोग एक प्रकार से मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल वो चीज़ें तो बाद में आप समझ लेना,
कि मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि एसी से डीसी में परिवर्तित करता है। इसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर एक डिवाइस लगा होता है, मोटर के अंदर भी डिवाइस लगा होता है डीसी मोटर के अंदर, जिसका नाम है कम्यूटेटर, जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। तभी तो आपको आउटपुट पे क्या मिलता है, डीसी आउटपुट मिलता है, जबकि अंदर क्या बनता है, एसी बनता है। तो कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। तो स्टूडेंट्स जो ये कम्यूटेटर है ना, इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते क्या है, ये छोटे छोटे जो उसमें होते हैं जिसमें सेगमेंट बहुत कम होते हैं। कहने को देखो कम्यूटेटर होता क्या है, इसके अंदर एक पार्ट बना होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं। तो बार बार जो ब्रश होता है, जो जहां से बाहर आउटपुट निकलता है, ठीक है, मान लीजिए प्लस ये निगेटिव, तो ये रोटेट कर रहा होता है। तो कम्यूटेटर के अलग अलग सेगमेंट इससे टच होते हैं और कॉन्टिन्यूसली ये करंट को बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हाफ साइकिल के बाद कम्यूटेटर में करंट का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, तो लेकिन हमें बाहर तो एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो क्या करता है, सेगमेंट जो जो कम्यूटेटर का जो ये सेगमेंट है वो ब्रश से टच होता है, और टच होने के जस्ट बाद इसकी करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। उसी हिसाब से अरेंजमेंट इसमें अंदर की ही गई होती है कि इसका जो है तरीका इस तरीके से बदल जाए, मतलब हमें आउटपुट पे फाइनली एक प्रकार की करंट मिले और एक ही डायरेक्शन में जाती हुई करंट मिले, ठीक है। तो इसी सब अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कम्यूटेटर यूज करते थे। अब जो छोटी मशीनें होती हैं उसमें हम लोग स्प्लिट रिंग भी यूज कर लेते हैं। तो स्प्लिट रिंग भी एक तरीके से आपका मीनिंग ये हुआ कि यही काम करता है भाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि कम्यूटेटर के प्लेस पे स्प्लिट रिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो स्प्लिट रिंग्स जो होती हैं उनका भी काम यही हो गया, एसी सप्लाई जो अंदर बन रही है आर्मेचर में, उसको हम लोग किस में बदल दें, आउटपुट पे डीसी में बदल दें। तो बदलने का जो काम है वो ये करती है, ठीक है। तो चलो अब जरा इसका पढ़ते हैं आंसर, तो समझ में आया। कह रहे हैं लगातार आउटपुट की आपूर्ति करना, लगातार आउटपुट की आपूर्ति करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो तो जब जनरेटर घूमता रहेगा तो लगातार सप्लाई निकलेगी, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं जरा, तो ये कैंसिल हुआ। मेक्स आउटपुट इन ए यूनिडायरेक्शन, मतलब एक दिशा में आउटपुट बनाए रखना, ठीक है, बनाता है। तो बिल्कुल ये सही है। एक दिशा में बनाने का मीनिंग इनका ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती रहे। जैसे ब्रश का अगर ये पॉजिटिव एंड है तो इधर ही से करंट बाहर निकले हमेशा, ठीक है। चाहे अल्टरनेटिंग ना हो, मतलब बदल ना जाए, समय के साथ बदले ना, एक ही डायरेक्शन में करंट निकलती रहे, जिसके लिए हम लोग कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे, जिसमें ये बोला गया है कि जो आउटपुट है मेक्स आउटपुट इन यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में, एक दिशा में आउटपुट को बनाता है, बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है, स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर, ठीक, समझ पाए। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं समझाते हुए आपको कर रहा हूं, बिकॉज देखो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बता भी दूंगा कि हाँ चलो ये है इसका आंसर, तो उतनी मजा नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत रीजन पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान से, आपको यहाँ कंक्लूजन आपको क्या पता चला यहाँ पे आपको ये पता चला है कि जो ये डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, जो क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, ठीक है। तो बदलने के लिए जो है हम लोग स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। अच्छा, बदल देता है तो होता क्या है फाइनली आउटपुट पे हमारा एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होती रहेगी हमेशा, ठीक है। यूनी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती रहेगी, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखें। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, ठीक है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। मतलब समझो, इनका कहना यह है कि जैसे जनरेटर है, ठीक है, तो जनरेटर जब घूमता है तो इसके अंदर ईएमएफ बनता है, ठीक है। इसकी जो कॉइल है, इसकी जो कॉइल्स हैं यहाँ पे रोटर में, उसके अंदर क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। तो ये जो ईएमएफ है वो किस प्रकार का है, उसका नेचर किस प्रकार का है, किस प्रकार का ईएमएफ बनता है, तो आपको पता चलेगा कि जो ये ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग टाइप का है, मतलब बदलता हुआ, ठीक है, अल्टरनेटिंग
टाइप है, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। टाइम के साथ मतलब समय के साथ समय के साथ बदलने वाला, बदल बदलते रहना, रहने वाला ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ध्यान से समझ लो कि इनके सीधे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो इन कंडक्टर्स में ईएमएफ बनता है। ईएमएफ का जो नेचर होता है वो एसी होता है, ना कि डीसी होता है, क्योंकि आपको पता है डीसी तो कौन बदलता है, डीसी बदलता है कम्यूटेटर। तो अभी तो ये बन ही रहा है इसके अंदर। तो वही इनका कहना है कि भाई बताओ कि जो डीसी जनरेटर है जिसमें डायनेमिकली, डायनेमिकली का मतलब होता है मतलब प्रेरित रूप से, चलित रूप से, गतिशील रूप से, ये गति ही तो कर रहा है ना, रोटर ये गति ही तो करता है ना, ये घूम रहा है ना ऐसे ऐसे करके, तो ये गतिशील है। तो गतिशील रूप में जो वोल्टेज बनता है, जो ईएमएफ इसके अंदर जो बनता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो एसी होता है। इसीलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगी, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा। ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स मार्क्ड एज एक्स। देखो ये जो है ना, सॉफ्ट के जस्ट ऊपर जो ये आर्मेचर होता है उसको हम लोग की के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक आयरन की लगाते हैं, और हैमर की मदद से इस पे प्रेशर देके इसको इसके अंदर भर देते हैं। तो उससे होगा क्या कि देखो, जैसे ये हमारा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा फुल आर्मेचर है, तो आर्मेचर का ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ है मान लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे की, ठीक है, कास्ट आयरन की, यहाँ पे हैमर से इस पे फंसा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं की, ठीक है, इसको कीवे बोलते हैं। तो किस लिए होते हैं ये जो पोर्शन है ये किस लिए है, ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये किस लिए है, ये क्या है, फिक्स करने के लिए। क्या फिक्स करने के लिए, कीवे को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना कुंजी, ठीक है, तरीका ठीक करने के लिए, तरीका ठीक करने के लिए क्या मतलब, एक तरीके से आप समझो कि ये जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट समझते हो, मतलब एक जो रॉड है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आर्मेचर बंधा होता है, ठीक है, रोटर पार्ट जो घूमता है जस्ट इस रॉड के ऊपर, तो रॉड से इसका बंधा होना जरूरी है। तो बांधे रखने के लिए, ढंग से बांधे रखने के लिए यहाँ पे की का यूज करते हैं। मैंने बोला ना कि आयरन का एक रॉड मतलब वो होगा, पट्टी होगी, स्ट्रिप होगी, ठीक है, उसको हैमर से इस पे ठोक देते हैं इसके अंदर, फिर तो ये हो जाता है कीवे, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखो कि ए आंसर बिल्कुल आपका इसका सही हो गया, ठीक है। टू फिक्स की वे, ठीक है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे देखिए बोला गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। चलो बताओ भाई क्या पर्पस हो सकता है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का। तो आपको पता है कि किसी भी जनरेटर में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, एक कंडक्टर होना चाहिए भाई, एक चालक तार होनी चाहिए ना, नहीं तो ईएमएफ बनेगा कहाँ, चालक तार हो, ठीक। और ये जो चालक तार है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, ये मैग्नेटिक फील्ड में हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चालक तार है मान लो जिसकी लंबाई एल है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एल हो गया ये, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और, कि हम लोग इसको बल देके घुमाएंगे, किसको, चालक को घुमाने के लिए बल, ठीक है। तो एफ ले लो। अभी एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा ना कि एक होनी चाहिए अपने पास चालक तार, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं करंट आई फ्लो करेगी, चुंबकीय क्षेत्र बी, और एक बल जिसके माध्यम से चालक तार को आप घुमाओगे। तो जब इतना सब कुछ होता है तो फैराडे नियम के अकॉर्डिंग अपने आप स्वतः क्या आ जाता है, ईएमएफ बनने लगता है, ठीक है। यही तो प्रिंसिपल है डीसी जनरेटर का।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आएगा कहाँ से? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ही क्या करते हैं हम लोग? फील्ड कॉइल का यूज करते हैं। किसमें? डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर में जो ये फील्ड कॉइल का जो यूज होता है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य है वो क्या है? क्या बनाने के लिए? बी बनाने के लिए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं? फील्ड कॉइल। ठीक है, फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। चलो मैं आपको एक दिखाता हूं शॉर्ट, जो जो मैं फिगर के माध्यम से। ऐसे है, डीसी जनरेटर का सिंबल देखा होगा आपने इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फील्ड कॉइल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम लोग? फील्ड कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो फील्ड कॉइल और आर्मेचर। तो फील्ड कॉइल और आर्मेचर, ठीक है ना? तो फील्ड कॉइल जो होती है वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग? उसको हम लोग यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो जरा आंसर पढ़ो तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चलो देखते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर में लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप। इंक्रीज करने के लिए नहीं होता, बढ़ाने घटाने के लिए ये फील्ड कॉइल नहीं लगी होती हैं। ठीक है, जो फील्ड कॉइल का जो मेन काम है वो बी को बनाना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। ठीक है, टू डिक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट, ये भी नहीं है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करना, ये भी नहीं है। सी आंसर देखते हैं, टू मैग्नेटाइज पोल्स टू प्रोड्यूस फ्लक्स, मतलब कॉइल फ्लक्स। ठीक है, कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए ही तो होती है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। फ्लक्स का निर्माण मतलब फ्लक्स का बोले तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इनका कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा बिल्कुल सही हो गया? आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। याद रखना, कॉइल फ्लक्स, कुंडली फ्लक्स, कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए क्या यूज करते हैं? फील्ड कॉइल यूज करते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है, देखिए, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज, मतलब बड़ी डीसी जनरेटर, लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। हिंदी में पढ़ते हैं, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर। पोल कोर मतलब समझते हो? देखो, डीसी जनरेटर तो कई बार बना चुके हैं, अब मैं केवल ऐसे ही बना दे रहा हूं। देखो ये है, ठीक है, ये ठीक है, ये इसका स्टेटर पार्ट है, इसके अंदर का ये पार्ट रोटर वाला है। ठीक है, अभी हमको केवल इससे मतलब है, इस पोल से। ठीक है, ये जो पोल है, मैग्नेटिक जो पोल है, इनसे मतलब है हमें। और इन पोल से हमें समझना ये है कि भाई पोल जो है उसको यूज करते क्यों हैं। ठीक है, मतलब किस मटेरियल का यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है इतना, ये पोल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये पोल किस मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो बड़ी मशीनें होती हैं, लार्ज जो मशीनें होती हैं, लार्ज डीसी मशीन जो होती हैं, उसमें हम लोग कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? कास्ट स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, कास्ट स्टील का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है कि भाई इसमें हम लोग कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो कास्ट स्टील क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइज करना है हम लोगों को। ठीक है, चुंबक बनाना है इसको। कास्ट स्टील का मटेरियल का यूज करेंगे, जो इसके ऊपर जो कॉइल लपेटी होती है उसकी वजह से ये जो कास्ट स्टील है वो चुंबकीय पदार्थ की तरह
बर्ताव करने लगे, इस वजह से हम लोग कास्ट स्टील यूज कर। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील, तो ये भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा कौन सा है? कास्ट स्टील सबसे अच्छा है, ठीक है, जो कि इजिली अच्छे से मैग्नेटाइज कर सकते हो, चुंबक चुंबक बना सकते हो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है वाई द पोल कोर, फिर से वही बात, पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। तो ध्यान से सुनना, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि जब भी लैमिनेशन की बात आ जाए, ठीक है, कहते हैं ना लैमिनेटेड, कहीं भी लैमिनेटेड अगर वर्ड आए तो ध्यान रखना कि लैमिनेशन जो होता है, ठीक है, ये लैमिनेशन का मतलब क्या है पहले ये समझ लो, ठीक है। लैमिनेशन अगर है कहीं पे, तो जैसे मान लो हमने बनाया ये पोल, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे अभी अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में इतने पार्ट को मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है, इतने के, ठीक है, तो अगर हमने बनाया ये पोल, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन पोल है, इस पोल में पतले 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 स्ट्रिप के फॉर्म में, कैसे, जैसे इस तरीके से स्ट्रिप के फॉर्म में, स्ट्रिप के फॉर्म में हम लोग इसको जोड़ देते हैं, मतलब ये एक तरीके से ये एक पट्टी है, फिर ये एक पट्टी है, फिर ये एक पट्टी है, इस तरीके से इन पट्टियों को जोड़ जोड़ के बनाते हैं हम लोग। पट्टियों को जब जोड़ जोड़ के इसको बनाते हैं तो है वही, जैसे अगर लार्ज मशीन की बात किया जाए तो एक तरीके से ये क्या है, कास्ट स्टील है, ठीक है, कास्ट स्टील ही है ये, लेकिन कास्ट स्टील है तो लेकिन सॉलिड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई सॉलिड स्टील नहीं है, ये पतले पतले परत से मिलके बनी हुई है। तो जब परत से मिलके बनी होती है, परत से मिलके बनी है, बनी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, लैमिनेटेड, ठीक है, पटलित, पटलित, ठीक है, मतलब लैमिनेटेड होते हैं। लैमिनेटेड मतलब पतले पतले परत से मिलके हम लोग इसको एक सॉलिड रूप दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके के एक सॉलिड रूप दे देते हैं पूरा, लेकिन है ये क्या है, पतली पतली परत। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये परत बनाते क्यों हैं? तो भैया इसको इसलिए बनाते हैं जिससे हम लोग भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि को क्या कर सकें, कम कर सकें, बहुत रिड्यूस कर सकें। मतलब जो एडी करंट लॉस है, जो एडी करंट लॉस है, ठीक है, एडी करंट जो लॉस है उसको क्या कर सकें, बहुत कम कर सकें, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब जब हम लोग मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन में, मशीन जब चलती है तो लॉस होता है, ठीक है, कुछ हानि होती है। तो वो जो हानि है स्टूडेंट्स, वो हानि एक्चुअल में किस प्रकार की होती है? एक होती है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, जो कि ये देखो ये लिखा है हिस्टेरेसिस लॉस, और एक होती है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पोल कोर को, मतलब पोल के इस पूरे के पूरे कोर को, कोर का मतलब होता है जिससे पोल मिलकर बना है, ठीक है, तो किससे बना है, कास्ट स्टील से बना हुआ है। कास्ट स्टील को हम लोग लैमिनेटेड कर देते हैं, जिससे जो एडी करंट है, एडी करंट का जो लॉस है, देखो ये लॉस तो होता ही है, सभी मशीनों में होगा, लेकिन इस लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, देखो लिखा है ना, कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जो पोल कोर स्टैंपिंग्स होती हैं, पोल कोर स्टैंपिंग्स जो होती हैं उसको क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, पटलित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखा जाए तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 बोला गया है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है, अगर नहीं जानते तो थ्योरी क्लासेस में मैंने अपलोड किया है, हालांकि चलो फिर से बता देता हूँ वहां कहाँ जाओगे पढ़ने, ठीक है, हालांकि ये अपलोडेड है लेक्चर, ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया आपके पास एक चम्मच, ठीक है, चम्मच है, चम्मच है, और ये अभी फिलहाल ये आयरन का है, किसका है, आयरन का है, लोहे का चम्मच है ये। चाहते क्या हो आप, इसके ऊपर एक गोल्डन, मतलब इसमें एक सोने की परत चढ़ाना चाहते हो, सोने जैसे दिखने लगे, कैसे, गोल्ड जैसे दिखने लगे, ठीक है। तो गोल्ड की, गोल्ड का एक क्या चढ़ाना चाहते हो, इस पे परत चढ़ाना चाहते हो। तो गोल्ड की जो इस पे परत चढ़ाओगे, एक्चुअल में तो ये
आयरन का है, लोहे का है, लेकिन इसके ऊपर अगर सोने की परत चढ़ाओगे तो इस प्रोसेस को, जिसके माध्यम से हम इस पे परत चढ़ाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान से समझ लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मेटल के ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ा देते हैं। हालांकि लेयर चढ़ाने का काम केवल और केवल इसलिए नहीं होता कि अच्छा दिखने लगे, है ना, ये तो एक रीजन है, लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें जंग लग जाता है। तो जंग से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से कोटिंग कर देते हैं किसी एक ऐसे मटेरियल का स्टूडेंट्स जिसपे जंग नहीं लगता है, ठीक है, जो कम ऑक्सीडाइज होता है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये तो ये बात हुई। लेकिन इनका कहना है कि बताओ कि कौन सा डीसी जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, डीसी जनरेटर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, छोटे से डीसी जनरेटर, इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसमें एक चम्मच लगा देते हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। लेकिन इसके जो टर्मिनल्स हैं वो किसी न किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब बैटरी से या डीसी जनरेटर से। अच्छा, ध्यान रखना कि यहाँ हम लोगों को डीसी सप्लाई ही चाहिए होती है। यहाँ जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हमको क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, डीसी सप्लाई चाहिए होती है। डीसी ही होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर डीसी ही होना चाहिए तो डीसी आएगा कैसे, या तो आप बैटरी लगा दो, ठीक है, और या तो आप कोई जनरेटर लगा दो। तो डीसी जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली डीसी जनरेटर यूज करते हैं। तो ये जो डीसी जनरेटर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, किस प्रकार का, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो आपसे हमेशा याद रखना कि जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हमें जनरेटर का यूज इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत होती है। जो ये इलेक्ट्रिक सोर्स है वो या तो आपका बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, डीसी जनरेटर हो सकता है। तो डीसी जनरेटर किस टाइप का, शंट जनरेटर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 48 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए बोला गया है इसमें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो जरा बताओ तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या यूज होता है डीसी जनरेटर में। ठीक है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अगर देखा जाए तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे करेंगे, तो वैसे पहले बताओ मुझे कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो जो मेन जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, मेन चुंबकीय फ्लक्स को आर्मेचर जो फ्लक्स होती है वो क्या कर देती है, कम कर देती है। क्या कर देती है, कम कर देती है। तो कम करने का मतलब होता है डीमैग्नेटाइज कर देना। ठीक है, विचुंबकीकरण प्रभाव की वजह से जो मेन आपका, जैसे समझो ये है आपका ये है आपका एन पोल, ये है आपका एस पोल। ठीक है, अभी तो सीधी सीधी ये लाइनें आ रही हैं, लेकिन होता क्या है कि जब इसके अंदर एक रोटर है जो घूमने लगता है तो रोटर के कॉइल के अंदर करंट आ जाती है और उस करंट के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है। उसकी वजह से ये जो एन से एस की तरफ जाने वाली जो यूजफुल फ्लक्स है, जो अब कार्यकारी जो इसकी वजह से ये सब काम हो रहा है, कार्यकारी जो फ्लक्स है, कार्यकारी जो फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। तो डिक्रीज हो जाने की वजह से जो है, जो बाहर आउटपुट मिलता है वोल्टेज, वो हो जाता है कम। तो कम ना हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन इसके अंदर करते हैं, कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिसके वजह से यहाँ पे हम क्या कर पाए, यहाँ पे हम इसके जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम कर पाए। ठीक है, तो अच्छा कम कैसे करते हैं, तो जरा ध्यान से देखो। तो इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देख रहे हो ये पोल का शो है, ये ठीक है, ऐसे इसके अंदर इसी तरह एस में भी इसी तरह खिच्चे वैसे बना देते हैं ये, और इसके अंदर भर देते हैं वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को मतलब क्वाइल इसके अंदर कर देते हैं, क्वाइलिंग कर देते हैं इसके पोल के फेस पे एकदम। ठीक है, देखो पोल का ये फेस है ना सामने का, चलो तो इस फेस पे भी हम लोग वाइंडिंग यूज करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग।
तो अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करेगा। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं जिसमें लिखा है कठोर कम्यूटेटर कम करना, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, गलत है। ठीक है, ये दूसरी बात है, मैं बताऊंगा क्या है। मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट मेंटेन करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रलाइज द डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, नहीं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल की एक्साइटेशन करंट को कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं बच्चों। इसका यूज़ करते हैं हम लोग, सी ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही। यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को नहीं बल्कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को आप बोलो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को। ठीक है, यहाँ डीमैग्नेटाइजिंग गलत लिखा हुआ है, लेकिन आंसर आपका यही सही है, न्यूट्रलाइज इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो ये है ना कॉइल, वो इधर करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को सीधा कर देता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे N से S की तरफ आने लगता है। ठीक, ऐसे नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है। ठीक है, फिलहाल आपके दिमाग में ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन के किस प्रभाव को? दो ऐसे प्रभाव हैं, डीमैग्नेटाइज मतलब कम करना, क्रॉस मैग्नेटाइज मतलब जैसे अगर मेन फील्ड ऐसे जा रही है तो आर्मेचर फील्ड ऐसे करके जाएगी, अगर मेन फील्ड नीचे की तरफ ऐसे जा रही है तो आर्मेचर फील्ड ऐसे जा रही है। तो क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर दे रहा है, देखो क्रॉस कर दे रहा है ऐसे। तो क्रॉस ना करे, कम करने के लिए हम लोग यहाँ कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दे रहे हैं, और इसके प्रभाव से ये वाला जो है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के फ्लक्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाने की वजह से ये और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो, तो मुझे लगता है एक क्लास और ले लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से, और आगे के कुछ और क्वेश्चन से उसको मैं अगली क्लास में कवर करता हूँ, नहीं क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो 8th क्लास में उसको करता हूँ, फिर डीसी मोटर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।